मैं जब सुबह सुबह तैयार होकर कॉलेज के लिए निकलती तो वह मुझे सड़क पर जरूर मिल जाता था। वह गोरा चिट्टा और बाका जवान था। उसकी हल्के रंग की नई मोटरसाइकिल सड़क के एक ओर खड़ी रहती और वह खुद उस पर बैठा या नजदीक ही चहलकदमी करता दिखाई देता। जब कभी वह उस जगह से गायब मिलता, मैं उसे इधर उधर गर्दन घुमाकर ढूंढने को मजबूर हो जाती। तब वह कभी चाय की दुकान में चाय पी रहा होता, तो कभी पान वाले के पास और कभी गुलाब की झाड़ी के पास हाथों में गुलाब लिए खड़ा दिखाई देता। उसकी नजर मुझ पर ही लगी होती और जब मैं उसकी ओर देखती तो वह अपनी नजर दूसरी ओर घुमा लेता। हम लोग एक बस्ती के पक्के मकान में रहते थे जिसमें हर तरह के लोग रहते थे। कुछ ओबीसी कहलाते, कुछ एससी, कुछ अल्पसंख्यक। पिछले कुछ सालों से कुछ गुंडे टाइप लोगों ने हमें भी सताना शुरू कर दिया था, इसलिए मैं बड़े संकोच से घर से निकलती थी। सच पूछो तो मुझे भी उसे देखना अच्छा लगता था। डर लगता था कि कहीं यह उन गुंडों में न हो जो आजकल हर जगह आतंक फैलाए हुए हैं और चुनावों व त्योहारों में आगे बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मैं जब तक उसे देख न लेती, दिल को चैन नहीं मिलता था। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। उसके बाद उसने मुझे नमस्ते करना शुरू कर दिया। मैं भी डर डर कर मुस्करा कर जवाब देने लगी थी। एक दिन मेरे छोटे भाई कमल के पेट में अचानक दर्द उठा तो मैं उसे पास के एक डॉक्टर के क्लिनिक पर ले गई। वहां बोर्ड लगा था डा. सुरेश। जैसे ही मैं कमरे में गई तो यह देखकर चौकी की कुर्सी पर वही मोटरसाइकिल वाला नौजवान बैठा हुआ था। वह भी मुझे देखकर हैरान रह गया और बोला, आप आइए, बैठिए। हम कुर्सियों पर बैठ गए तो वह आगे बोला, कैसे आना हुआ? मैंने कहा, यह मेरा छोटा भाई है कमल, इसके पेट में सुबह से दर्द हो रहा है। उसने कमल को बिस्तर पर लिटाया और 5 से 7 मिनट तक उसकी जांच की। फिर बोला, कोई बड़ी बात नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं दवाएं दे देता हूँ, आप इन्हें देते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। हम दवाएं लेकर घर आ गए। जल्दी ही कमल बिल्कुल ठीक हो गया। अगले दिन जब मैं कॉलेज से क्लिनिक गई तो डॉक्टर सुरेश मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। मैंने सोचा कि चलो इस आंख मिचौली के खेल का खात्मा हो गया। एक दिन कॉलेज में हमारे सभी पीरियड खाली थे, इसलिए बाजार घूमने निकल पड़ी। वहीं पर डॉक्टर सुरेश मिल गए। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, आज आप कहाँ थे? वे बोले, कमल कैसा है? अब बिल्कुल ठीक है। वे कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, क्या आप मेरे साथ एक प्याला चाय पी सकती है? जरूर, मुझे खुशी होगी। हम दोनों एक रेस्टोरेंट में चले गए और एक जगह बैठ गए। उन्होंने मेरी ओर देखते हुए कहा, आपका नाम सीमा है, आप कैसे जानते हैं? मैंने हैरानी से पूछा। वे हंसे, फिर बोले, आपने अपनी किताब पर जो लिख रखा है, वैसे सबसे पहले मेरी छोटी बहन गुंजन ने बताया था, जो आपके कॉलेज में पढ़ती है। अच्छा, तो आप गुंजन के भाई हैं। मैं गुंजन को जानती थी, वह मुझसे एक क्लास पीछे थी। क्या हर रोज इस आंख मिचौली का भेद बता सकेंगे आप? मैंने जानना चाहा। बैरा चाय रख गया था और हम चाय पीने लगे थे। डॉक्टर सुरेश धीरे से बोले, बहुत दिनों से मैं इस भेद को खोलना चाहता था पर हिम्मत नहीं बटोर सका। आज मौका मिला है, पर सोचता हूँ कि आप कहीं बुरा न मान जाएं। मैं चौंक कर उनकी नीली आंखों में झांकने लगी। फिर मैंने संभल कर कहा, जो आप कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए। बात यह है सीमा जी, जब से मैंने आपको देखा है मैं आपको चाहने लगा हूँ। मैं आपको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। क्या आप मेरा जिंदगी भर साथ दे सकती है? मेरी धड़कनें तेज हो गई थीं। मैं कुछ पल चुप रही, फिर बोली, देखो, इस बारे में मैंने अभी कुछ सोचा ही नहीं है। एक तो मेरी डॉक्टरी की पढ़ाई का आखिरी साल है और इम्तिहान सिर पर है। दूसरे, इस मामले में माता पिता की मंजूरी लेना भी जरूरी है। अगर आपकी मंजूरी मिल जाएगी तो बाकी सभी की भी मिल जाएगी और हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। उन्होंने मेरी राय जाननी चाहिए। मैं मुस्करा उठी थी। मेरे सभी पर्चे बहुत अच्छे हुए थे। जब नतीजा आया तो कॉलेज में मेरा नंबर 4था था। डॉक्टर सुरेश ने आकर मुझे बधाई दी और कहने लगे, बस सीमा, अब तुम अपने माता पिता को भी अपना फैसला बता दो। तुम्हारी नौकरी के लिए भाग दौड़ मैं करता हूँ। कमल,
जो मुझसे 2 साल छोटा था और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था, उसे मैंने एक दिन अपने दिल की बात बताई। सुनकर वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि वह भी कई बार डॉक्टर सुरेश से मिल चुका था। फिर कमल ने ही माता पिता से बात की और वे भी मान गए। कुछ दिनों के बाद पिताजी ने डॉक्टर सुरेश को चाय पर बुलाया। शादी के बारे में बात चल पड़ी। बातचीत के दौरान पिताजी कहने लगे, देखो सुरेश, हम जाति से हरिजन हैं और आप ब्राह्मण। क्या आपकी बिरादरी एक हरिजन लड़की को अपनी बहू बनाने को तैयार होगी? क्या आपको समाज के गुस्से का सामना नहीं करना पड़ेगा? यह ठीक है कि सरकारी नौकरी मिलने की वजह से हमारा खान पान अच्छा है, और अहम यह है कि सीमा पढ़ने में बेहद होशियार है, पर आजकल तुम जानते ही हो कि ऊंची नीची जातियों में विचारों में भी दिक्कतें आने लगी है। सरकार मुझसे नहीं कहती, पर जो लोग हल्ला करते हैं उन्हें हर तरह की छूट दे रखी है। सीमा को मेडिकल कॉलेज में बड़ी दिक्कतें आती है, कम ही लोग उसके दोस्त बनते हैं। मैं जात बिरादरी के ढोंग को नहीं मानता, डॉक्टर सुरेश बोल उठे थे। मुझे किसी की परवाह नहीं है। हम इस बुराई को खत्म करने के लिए आगे बढ़ेंगे और हमारी शादी इस दिशा में एक सही कदम साबित होगी। डॉक्टर सुरेश इस तरह की बहुत सी बातें करते हैं। ऊंची जाति का होने पर भी उन्होंने इसीलिए हमारे जैसे लोगों की बस्ती में क्लिनिक खोला, ताकि कोई बीमारी से न मरे। हम डॉक्टर सुरेश की बातों को सुनकर बहुत खुश हुए थे। इससे अगले ही महीने डॉक्टर सुरेश से मेरी शादी एक कोर्ट में हो गई। उन्होंने गांव से अपने माता पिता और कुछ दोस्तों को भी बुलाया था। शहर आने से पहले हमारा परिवार भी गांव में ही रहता था। हमारे गांव से उनके गांव की दूरी केवल 5 किलोमीटर ही थी। चूंकि शादी कोर्ट में की थी, उनके माता पिता को एकदम पता नहीं चल पाया कि हमारी जाति क्या है, पर डॉक्टर सुरेश के माता पिता को शादी के बाद पता लग गया कि हम हरिजन हैं, तो वे कुछ गुस्सा हो गए। वे दूसरे ही दिन गांव लौट गए। फिर क्या था, उनके पूरे गांव में जंगल की आग की तरह यह खबर फैल गई। शादी के बाद जब पहली बार हम गांव गए तो माता पिता बहुत नाराज थे, पर सुरेश के पैसे और डॉक्टर की डिग्री के आगे ज्यादा बोल नहीं पाई। हमें देख एक बुजुर्ग दूसरे से कहने लगा, देखो भाई, क्या जमाना हो गया है। छोटी जाति के लोग हमारे पास जी हुजूरी करते थे, आंगन में जूते उतार कर चलते थे। अब उन्हीं लोगों की लड़कियां हमारे लड़कों को फंसा कर शादियां करने लगी है। हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल गई। दूसरे बूढ़े ने ताना मारा, अरे सुरेश, क्या तुझे अपनी बिरादरी में कोई लड़की नहीं मिली? सुरेश चुप रहे, पर मैं जानती थी कि यह कैसा समाज इंसानों के बीच दीवारों को हटाने की जगह और बना रहा है। आखिर यह ऊंच नीच का भेदभाव कब तक जारी रहेगा? सुरेश मुझे समझाने लगे, सीमा, तुम इन लोगों की बातों का बुरा मत मानना। गांव वाले अनपढ़ और गंवार हैं, जो समझाने पर भी नहीं समझते। अब तो ये लोग व्हाट्सएप वगैरह पर खूब जातिवाद फैलाते हैं। इसका तो मुकाबला करना ही होगा। जब लोगों में समझ आएगी, तभी समाज में धीरे धीरे बदलाव आएगा। हम कुछ दिन बाद शहर आ गए। कुछ ही महीने गुजरे थे कि मुझे डॉक्टर की डिग्री मिल गई। हम दोनों अब एक ही सरकारी अस्पताल में काम करने लगे। फिर 1.5 साल बाद हमारी बदली हमारे गांव के पास के एक अस्पताल में हो गई। अपने इलाके के लोगों की सेवा करने में हमें बड़ी खुशी होती थी। गांव में सुरेश के एक पक्के दोस्त घनश्याम, जो स्कूल में मास्टर थे, के घर बेटे ने जन्म लिया। इस खुशी में उन्होंने एक बहुत बड़ा भोज किया। जब खाने का समय आया और चावल परोसे जाने लगे तो हम भी पतले लेकर गांव वालों के साथ बैठ गए। पर यह क्या, पूरे के पूरे गांव वाले पतलों में अपना अपना खाना छोड़कर उठ खड़े हुए और कानाफूसी करते सुनाई दिए। हम किसी हरिजन के छुए अन्न को नहीं खाएंगे। इन्हें बुलाया ही क्यों? मैं हैरान रह गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारे आने से इतना बड़ा भूचाल आ जाएगा। उधर सुरेश, घनश्याम और 2 से 3 समझदार लोग गांव वालों को समझाने लगे, पर सब बेकार। उस अन्न को पशु पक्षियों के आगे और नदी में मछलियों के लिए फेंक दिया गया। उस दिन से मैं इतनी शर्मिंदा और दुखी हुई कि दोबारा कभी गांव में न जाने का पक्का इरादा कर लिया। तभी कोविड पैर पसारने लगा था। लोगों को सांस की तकलीफ बढ़ने लगी। 2 से 3 दिनों में ही पूरा अस्पताल भर गया। कोविड बीमारी ने हमारे गांव को भी अपनी चपेट में ले लिया। पंचायत घर और स्कूल के कमरों ने भी अस्पताल का रूप ले लिया।
डॉक्टर कम और मरीज ज्यादा, और डॉक्टरों को भी डर लगना कि उनकी सेहत न बिगड़ जाए। मम्मी पापा को हम अपने पास ले आए। हमने तन मन से गांव वालों की मदद की। गांव के कई लोग जो अस्पताल देर से पहुंचे, मौत के मुंह में चले गए। उनकी लाशों को आग के हवाले किया। जिनकी हालत ज्यादा खराब थी, उन्हें शहर के बड़े अस्पतालों में भेजने का इंतजाम किया। ऑक्सीजन सिलेंडरों का इंतजाम किया। हमसे जो बन पड़ा किया। मैं और सुरेश दोनों 20 से 20 घंटे काम करते। बीच में मुश्किल से कुर्सी पर बैठे बैठे सुस्ताते। गांव के लोगों की देखभाल मैं खुद करती थी। उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती थी। जब लोग कुछ ठीक हो गए तो एक दिन खाना खिलाते समय मैंने एक बूढ़े को छेड़ ही दिया। ताऊ जी, आप सभी ने उस दिन मेरे छुए अन्न को खाने से मना कर दिया था, पर आज उनकी गर्दन झुक गई। वे कहने लगे, बेटी, हम बहुत शर्मिंदा है और आपसे माफी मांगते हैं। हम सब बराबर हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। अब हमें यह बात समझ आ गई है। दूसरा आदमी बोल उठा, बेटी, तुम तो हमारे लिए जिंदगी बनकर आई हो। मुझे उनकी बातें सुनकर संतोष हुआ। महामारी पर काबू पाने में तकरीबन 2 से 3 महीने लगे। इस बीच गांव के सभी लोग दिन रात हमारी तारीफ ही करते रहते थे। एक दिन दोपहर को मैं और मधु आपस में बातें कर रही थीं कि अचानक वह बोली, भाभी जी, मैं पिछले कई दिनों से आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रही। जरूर बोलो, अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकी तो मुझे खुशी होगी। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। बात यह है कि वह आगे कुछ न कह सकी। अरे, इतनी शर्मा क्यों रही है? भाभी जी, मैंने अपने लिए जीवन साथी चुन लिया है। अच्छा, वह कौन है भला? मैंने चहक कर पूछा। कमल। क्या? मैं उछल पड़ी। सच? हाँ भाभी जी, वह बोली। कमल ने ही मुझे आपसे अपना फैसला सुनाने के लिए कहा था। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। मैंने भरी आंखों से मधु को सीने से लगा लिया और सोचने लगी, अगर जवान लड़के लड़कियां आगे आए तो यह छुआछूत और भेदभाव की दीवार जरूर मिटाई जा सकती है। काश हमारे गांव की तरह पूरे देश से इस बुराई का खात्मा हो पाता, तो देश तेजी से तरक्की करता।